जब एक बिगिनर अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो उसको कौन से सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए, मतलब प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? सर देखिए, ऐसा कुछ फिक्स्ड रूल तो नहीं है, बट अगर लॉजिकली देखा जाए तो मुझे लगता है कि भी एक बेस सब्जेक्ट है। बट मुझे लगता है कि जो बच्चों का बैकग्राउंड का नहीं है, इफ दे विल स्टार्ट विद द बुक तो उनको डिफिकल्टीज आ सकती हैं। एक बहुत ही अच्छी लाइन है, मैं आपको ये बताऊं, व्हाट यू आर नॉट चेंजिंग यू आर एक्सेप्टिंग। एग्जैक्टली सर। कि अगर आपने उस चीज़ को अपनी पर्सनालिटी में या लाइफ में अगर आप उसे चेंज नहीं किया है तो टेक्निकली आपने एक्सेप्ट कर लिया है। तो वो सोसाइटीज़ जो भी ऐसा डिस्ट्रैक्शन है, अगर आप उसे चेंज नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं तो चेंजेस देखता हूँ कि व्हेन दे आर इन देयर फर्स्ट क्लास, एकदम ना कमेंट्स का फ्लड होता है सर। अरे सर मेरा बर्थडे है आज, ये है वो है, श्वेता तुम क्या कर रही हो, है ना? बिल्कुल सर वैसे ही चलता है सर। लेकिन मैंने उन्हीं स्टूडेंट्स को जब सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैच्योर हो गए बच्चे, समझदार हो गए। बिल्कुल जब बच्चा पेपर छोड़ देता है या पूरा बिल्कुल नहीं पढ़ता है तो उसे लगता है कि कुछ ऐसा छूट गया जो कि पूछा जाएगा और गया। इन दैट केस आप ये समझिए कि वो क्वेश्चन कट ऑफ भी डिसाइड नहीं करेगा। कई बार लगता है कि मैं एकदम मेहनत से सर बोर्ड पर ड्रॉ करके हर एक चीज बता रहा हूँ, बच्चे पूछेंगे सर इसको ड्रॉ भी करना है? मैं कहा यार इसको लिख ले। हाँ इसको लिख लें। मैं तो बहुत सारे ना स्कूल प्रोग्राम्स देखता हूँ सर, यूएस के देखता हूँ मैं, जापान के देखता हूँ, चाइना के देखता हूँ, और मैं सच में बहुत ही चौंक जाता हूँ जब मैं उनके स्कूल एजेस के एक्टिविटीज को देखता हूँ कि हाउ दे इंडल्ज देमसेल्व्स। ये स्कूल 8 to 2 नहीं है, 5 घंटे या 6 घंटे का स्कूल ही नहीं है, उनका फुल डे स्कूल है। हेलो बच्चों, तो कैसी चल रही है पढ़ाई? आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं शिवम सर, जो आपको ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, साइंस एंड टेक पढ़ाते हैं, और जो है बहुत सारे बच्चों के मुद्दे थे, बहुत सारे बच्चों के सवाल थे। जो यह शिवम सर अभी बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि कुछ क्लास में उनका एक्सपीरियंस था, कुछ डाउट डिस्कशन वो कर रहे थे, बिल्कुल सर। जिसमें जो है बच्चों ने कुछ सवाल पूछे। तो ऐसे ही सारे सवालों को हमने कंपाइल किया है और उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। शिवम सर स्पेशली उसमें थोड़ा राय देंगे कि एडवाइस करेंगे बच्चों को कि कैसे करना चाहिए, इन इश्यूज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी थोड़ी बातें करेंगे। बिल्कुल सर। और इनफैक्ट सर इसमें ना मैं अभी इनके मेंटोर से भी बात कर रहा था, तो मैंने उनसे भी कंपाइल कराया था क्वेश्चंस कि आप बताओ मुझे कि कौन कौन से क्वेश्चंस बच्चे आपसे यूजुअली पूछते हैं। तो वो भी कंपाइलेशन टीम के पास गया था। तो फिर अब हमारे पास सब कुछ कंबाइन होके कुछ डाउट्स आए हैं बच्चों के, तो उन पर ही एक बार आपके भी उस पर राय चाहिए बच्चों को कि क्या कैसे कर सकते हैं, कैसे टैकल कर सकते हैं। तो उसको एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन पिक करते हैं सर हम लोग। यहाँ पर हमारे पास पूरा एक जत्था है क्वेश्चन का। सर पहला क्वेश्चन ये है कि जब एक बिगिनर अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो उसको कौन से सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए, मतलब प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? प्रायर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, ये एक बार आप बताइए सर। सर देखिए, ऐसा कुछ फिक्स्ड रूल तो नहीं है, बट अगर लॉजिकली देखा जाए तो मुझे लगता है कि ज्योग्राफी एक बेस सब्जेक्ट है, क्योंकि ज्योग्राफी से एक आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाता है, आपको पता होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। एंड ज्योग्राफी ऑल्सो सी कि बहुत सारी ब्रांचेस ज्योग्राफी की दूसरे सब्जेक्ट्स में निकलती हैं। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया, सोशल ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो गया। तो ज्योग्राफी कहीं ना कहीं रूट आउट करता है दूसरे सब्जेक्ट्स में। बिल्कुल। तो एक इनिशियल पुश आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए मिल जाता है, और आपको पता भी हो जाता है कि कहाँ कहाँ पे लोकेशंस हैं, कहाँ कंट्रीज हैं, क्या रिसोर्सेज है, समथिंग। तो वो सारी चीज़ें आपको आगे स्टोरी समझने में काफ़ी हेल्प करती है। उसके बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हिस्ट्री आ सकती है, कि आपको पूरा बैकग्राउंड पता चल जाएगा कि हाँ एंशिएंट में क्या हुआ, मिडिवल में क्या हुआ, मॉडर्न में क्या हुआ है, उसके बाद फिर कंटेम्प्रेरी युग में क्या हो रहा है। तो उसके लिए अच्छा बैकग्राउंड बन जाएगा। तो ज्योग्राफी पहला सब्जेक्ट हो सकता है, सेकंड हिस्ट्री हो सकता है, थर्ड मुझे लगता है कि पॉलिटी इज इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। अगर आप जो है इंडियन पॉलिटी पढ़ ले रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह की आपको समझ हो रही है तो वो आपको आगे हेल्प करेगा। तो ये बेस सब्जेक्ट भी हैं, अगर आप इसे शुरू कर देते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है। उसके बाद आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहें, इकोनॉमी पढ़ना चाहें या साइंस एंड टेक पढ़ना चाहें, एनवायरमेंट पढ़ना चाहें, जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहें आप जा सकते हैं। उसके आगे कोई मुझे ऐसा लगता है थंब रूल नहीं है। बिल्कुल सर, मैं भी यही मानूंगा सर। और मुझे तो बल्कि ये भी समझ में आता है कि अगर वो हिस्ट्री पढ़ भी रहे हैं तो आपका क्या इसमें राय कि मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर होगा? आई थिंक सर दोनों जो है तरीके ठीक है, या तो आप मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपको कंटेम्प्रेरी से जोड़ देगा। बिल्कुल। या फिर आप सीधे एंशिएंट से शुरू कर दें, कि शुरू से ही शुरू कर दें कि एंशिएंट फिर मेडिवल और फिर मॉडर्न। वो भी ठीक बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल सर। और इसमें एक और हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में तो आता है, जैसे इकोनॉमी जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट तो है, प्राइमरी सब्जेक्ट में उसको भी हम काउंट करते हैं। बट मुझे लगता है कि जो बच्चों का बैकग्राउंड इकोनॉमी का नहीं है, इफ दे विल स्टार्ट विद द इकोनॉमी बुक तो उनको डिफिकल्टीज आ सकती हैं।
ट्रू सर, इनफैक्ट हाँ मेरा भी इकोनॉमी बैकग्राउंड नहीं था, और जो है जी इनिशियली मुझे भी समझने में दिक्कत हुई थी कि हाँ ये कैसे हो रहा है। बट बिल्कुल जब मैंने इकोनॉमी पढ़ी, स्पेशली जब मैंने वो एनसीईआरटी पढ़ी मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली, हाँ 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 वहां से मुझे क्लैरिटी आई कि अच्छा ठीक है, ये जीडीपी होता है, ये एनडीपी होता है। फिर क्लासेस जब अटेंड करी तो क्लैरिटी आई कि हाँ किस तरीके से वर्क कर रहा है। इवेंचुअली आई रियलाइज कि जो इकोनॉमी का जो थ्योरी है वो तो एक पार्ट है, जो मेन गेम है वो करंट अफेयर है, उसका जो मेन बिल्कुल सर एप्लीकेशन है, बिल्कुल इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, वो मुझे लगता है कि ज्यादा क्लैरिटी देता है और ज्यादा हेल्प करता है। बिल्कुल सर। इसमें बस एक और पॉइंट मुझे समझ में आ रहा है सर कि मतलब स्टूडेंट्स को अब जैसे हमने तो बता दिया कि पॉलिटी भी कर सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री भी हम्म कर सकते हो हम्म और ज्योग्राफी भी कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी उनका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो, हम्म जिसमें उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हो, इंटरेस्ट आता हो, हम्म वो पता चल जाता है। बचपन से हम लोगों ने ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं अपने स्कूल टाइम में, तो अपना ट्रू एक इंटरेस्ट फ्लेवर बना होता है कि अरे ट्रू इसको ट्रू पढ़ेंगे तो ट्रू मजा आएगा अपने को। हाँ सही बात है। तो वो अपने रूट से ना उसको कनेक्ट करके उसको उठा लें। और मैंने हमेशा देखा है कि जब तक हम अपने रूट से कोई भी चीज कनेक्ट नहीं करते हैं, हम्म जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हम्म अगर हमने ये उसमें समझा नहीं कि यार हमने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा है, लेकिन बादल जो भी हैं, क्लाउड्स जैसे भी हैं, कौन से बारिश कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं, हम्म एयर प्रेशर सिस्टम को हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन वो कैसे एक्ट कर रहा है। हम्म ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स में पॉलिटी को अगर हम पढ़ रहे हैं, उसमें फंडामेंटल राइट्स या फिर डीपीएसपीस के बारे में हम पढ़ रहे हैं और हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं अपने लाइफ में कि क्या हम रिलेट कर पा रहे हैं, किसके राइट्स का हनन हो रहा है, हम ये देख पा रहे हैं, हम अपने राइट राइट्स को राइट। भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। वो कनेक्शन जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट में और इंटरेस्ट पैदा करता है। फिर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं बहुत मजा आता है मुझे। आप बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही आपने कि जब रिलेट होने लगता है कि आप उसे विजुलाइज कर पा रहे हैं। जैसे मेरा जो बैकग्राउंड है उसमें जब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स देखता हूँ जी तो मुझे फिजिक्स बहुत अच्छी लगती थी, बिल्कुल क्योंकि फिजिक्स ना मैं विजुलाइज कर पाता था कि हाँ कोई बॉडी है जो इतनी तेजी से जा रही है। केमिस्ट्री मुझे जो है शुरू में बहुत खराब लगती थी, रीजन की केमिस्ट्री में विजुलाइज नहीं होता था कि हाँ वो कौन सा ऐसा ग्लोब्यूल है, मॉलिक्यूल है जो आपस में मिल गया, कहाँ पे बिल्कुल हुआ, बिल्कुल सर। बिल्कुल रिलेट नहीं होता था। हाँ बट फिजिक्स वाज वेरी सिंपल कि अच्छा ठीक है, मोशन है या मैग्नेटिज्म है, जो भी चीजें हैं वो लगता था कि हाँ हमारी जिंदगी में से ही है, तो बहुत बिल्कुल आसान हो बिल्कुल जाता सर। था। लेकिन केमिस्ट्री ये चीज विजुलाइज नहीं होता था। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हाँ जब आप उसे रिलेट करेंगे, आप कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक तो वो आपके रूट से जुड़ा हुआ है, प्लस अगर रिलेटेबल है तो उसे समझना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल। तो कंक्लूड हम ऐसे ही कर सकते हैं सर कि ये 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास में, हम्म पॉलिटी, हम्म ज्योग्राफी और हिस्ट्री। हिस्ट्री इसमें से आपके जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हों उसको आप उठा के इसको देख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट कर प्रिपरेशन सकते अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। हैं। जी सर। सर इसी में एक और क्वेश्चन है हमारे जी पास। सर। ये क्वेश्चन है कि अ, आपके हिसाब से कॉलेज के रिसोर्सेस हैं, जैसे हम्म जैसे लाइब्रेरीज हैं, पीयर ग्रुप्स हैं, अलग अलग हम्म सोसाइटीज होती हैं यहाँ पर हर हम्म कॉलेजेस में, उनको यूपीएससी प्रिपरेशन में कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है? ओके। तो स्पेशली ये सवाल उनके लिए जो कॉलेज गोइंग हैं अभी बिल्कुल और बिल्कुल जो सर। है कॉलेज के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी तो सर इसमें तो मैं दो चीज़ें मानता हूँ। पहली बात तो कॉलेज में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, कि कॉलेज में डेफिनेटली कैंटीन में मस्ती हो रही है और जो है हर कॉलेज में एक फेस्ट होता है जिसकी तैयारी साल भर होती है, तो डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शन बहुत है। बट वो लाइफ इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं सर। है कि आप उसको एकदम किनारे करके निकल सकते हैं। हम्म। तो पहली चीज़ तो कि हाँ एक थोड़ा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है कि जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका जो पर्सनल परस्यूट है वो काफ़ी डिफरेंट है, आपका जो एम है, जो लड़ाई है वो काफ़ी डिफरेंट है। वो क्या बाकी पीयर्स जैसी है? नहीं। तो अगर आपको उसमें से एक ग्रुप मिल जाता है, जो आप जैसी लड़ाई लड़ रहा है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो कहीं न कहीं वो डिस्ट्रैक्शन कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप सारे लोग एक-दूसरे को पुश करेंगे, अगर सारे ही लोग जो है मस्ती कर रहे हैं, तो वो आपको भी कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट करेंगे। बट एक ऐसा पीयर ग्रुप जो सारे लोग तैयारी कर रहे हैं और आपको भी इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि यार पढ़ाई करनी है, तुमने पॉलिटी खत्म किया कि नहीं खत्म किया, हिस्ट्री खत्म किया कि नहीं खत्म किया। तो आई थिंक कॉलेज में पीयर ग्रुप का रोल काफ़ी अच्छा है। प्लस डेफिनेटली लाइब्रेरीज का मैं मानता हूँ कि हॉस्टल्स एंड ऑल में पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, क्योंकि हॉस्टल में हमेशा पढ़ाई का माहौल नहीं होता है। स्पेशली हमारे हॉस्टल में तो गेमिंग चलती थी, कि हाँ हॉस्टल में रात-रात भर गेमिंग होती थी। बिल्कुल सर, वो तो लैन पढ़ से कनेक्ट करके हाँ, अरे काउंटर उस स्ट्राइक समय खेल रहे वही तो उस समय हैं। डोटा चलता था। हम हाँ एक तो काउंटर स्ट्राइक था, दूसरा डोटा खेलते थे। हाँ हाँ हाँ। तो डोटा बहुत खेला जाता था। तो अगर आप सोचो कि वहाँ पे आप दरवाज़ा बंद करके पढ़ रहे हो तो ये बहुत मुश्किल है। बिल्कुल है। लेकिन हाँ, अगर लाइब्रेरी फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है, तो वहाँ पीस में जो भी आपका पीयर ग्रुप है, सारे लोग जाके पढ़ रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ सुपर हेल्पफुल और वो ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल इनफैक्ट आपने एक ट्रेंड देखा होगा कि जो बच्चे जो है किसी सेंटर पे भी जाके तैयारी करते हैं, जो भी फेमस सेंटर्स हैं, चाहे हैदराबाद हो गया, लखनऊ हो गया या दिल्ली हो गया या प्रयागराज हो गया, वहाँ पे आजकल लाइब्रेरी कल्चर है कि बिल्कुल है सर। बच्चा रूम में ना बैठ के पढ़ के, वो उस माहौल में पढ़ना चाहता है जहाँ पे वो और ज़्यादा पढ़ सके, तो एग्जैक्टली। लाइब्रेरी जाके पढ़ रहा है।
तो अगर लाइब्रेरी जाके आप पढ़ सकते हो तो आई थिंक बहुत ही अच्छी बात है। डेफिनेटली सर। इसमें ना सर एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल मेरे दिमाग में चल रहा है कि जैसे कई बार ना स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दे टेंड टू परफॉर्म समथिंग, दे टेंड टू पार्टिसिपेट इन सम काइंड्स ऑफ सोसाइटीज, और ना इन द मिड दे रियलाइज कि टाइम वेस्ट हो रहा है, बट दे विल नॉट स्टॉप देयर, दे विल कंटिन्यू टू एंगेज देमसेल्व्स, सीकिंग कि इसमें कुछ तो बढ़िया लग रहा है, कुछ तो अपने को निकलेगा बाद में। मुझे क्या लगता है कि अभी मैं इंस्टाग्राम में एक पोस्ट देख रहा था, तो उसमें ये चीज बड़ी शानदार लिखी हुई थी कि इफ यू आर प्रूवन रॉन्ग, आपको पता चल गया कि भाई आप गलत कर रहे हो, वाइज मैन जो भी होगा वो क्या करेगा, ही विल अगेन रीस्टार्ट द थिंग्स, वो कुछ नए डायमेंशंस लेके आएगा। जो भी एक थोड़ा बुद्धू टाइप का इंसान है या फिर ही इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट हिज फॉल्ट्स, वो क्या करता है फिर वो खुद से आर्ग्यू करने लगता है कि नहीं नहीं मेरे को थोड़ा सा टाइम और देना चाहिए और करना चाहिए। तो इसमें जैसे आप बता रहे थे सर कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं अपने पास, ट्रू है बहुत ही डिस्ट्रैक्शंस हैं, बट एट द सेम टाइम ये तो आपकी एक तो पर्सनालिटी बिल्डिंग करते हैं, बस इसमें हमें ना एक बैलेंस बनाने की जरूरत होती है और हमें ये समझने की जरूरत होती है कि व्हेन वी आर कमिटिंग मिस्टेक्स, हम कब गलत कर रहे हैं, द मोमेंट वी रियलाइज कि हाँ एक पर्टिकुलर पोर्शन से ज्यादा हमने इसमें टाइम दे दिया है, तो हमारा मेन स्ट्रीम गोल जो है वो मतलब डेविएट हो जा रहा है या फिर सेकेंडरी हो जा रहा है, तो उस केस में हम लोग को उसको वहीं पर रोक देना चाहिए, रोकना होगा। और उसके साथ साथ आपको प्राइमरी गोल हमेशा फोकस में रखना चाहिए, मतलब वो हमेशा आपके प्रायोरिटी लिस्ट में ही होना चाहिए। राइट राइट राइट। सो बेसिकली जो है एक बहुत ही अच्छी लाइन है, मैं आपको ये बताऊं कि व्हाट यू आर नॉट चेंजिंग यू आर एक्सेप्टिंग। एग्जैक्टली सर। कि अगर आपने उस चीज़ को अपनी पर्सनालिटी में या लाइफ में अगर आप उसे चेंज नहीं किया है तो टेक्निकली आपने एक्सेप्ट कर लिया है। तो वो सोसाइटीज़ जो या जो भी ऐसा डिस्ट्रैक्शन है, अगर आप उसे चेंज नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो आगे जाके काउंटर प्रोडक्टिव होगा, आपका टाइम लेके जाएगा, कहीं ना कहीं आपकी तैयारी को हार्म करेगा। तो डेफिनेटली जो है जो आपने बात कही कि हाँ आपको ये कॉल लेना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों को बहुत ज़रूरी है। इसमें भी सर जैसे बहुत बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स ना खुद से ये कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, तो उसमें अभी जैसे आगे हमें एक क्वेश्चन भी मिलेगा, मैं देख रहा था अभी इसमें कि दे सीक गाइडेंस देन, तो एक्चुअल में मैं समझता हूँ कि जो ट्रू गाइडेंस है ना वो उन ऐसे स्टूडेंट्स के लिए और ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है जो कि थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से अट्रैक्ट होते हैं। उनके दिमाग में एक सिंगल फोकस नहीं हो पाता है, वो एक बार में कुछ भी बैठते हैं ना तो उनके दिमाग में 10 ख्याल ऊपर इधर उधर से हर जगह से वो आने लगते हैं। तो उनके लिए ये गाइडेंस सिस्टम भी बहुत ही बढ़िया है, और इनफैक्ट जैसे हमारे यहाँ पे प्रारंभ बैचेस में मैं तो पढ़ाता भी हूँ सर, आप भी देख रहे हैं कई सारे बच्चों कितने सालों से, तो उनका मैं तो चेंजेस देखता हूँ कि व्हेन दे आर इन देयर फर्स्ट क्लास एकदम से एकदम ना कमेंट्स का फ्लड होता है सर, अरे सर मेरा बर्थडे है आज, ये है वो है, श्वेता तुम क्या कर रही हो, है ना तुम कौन से शहर से हो, ये वही करते रहते हैं, टेलीग्राम आईडी क्या है, अरे बिल्कुल सब ऐसे ही चलता है सर। लेकिन मैंने उन्हीं स्टूडेंट्स को जब सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैच्योर हो गए बच्चे, समझदार हो गए बिल्कुल। तो कमेंट्स से ना पता चल जाता है, और उससे मतलब ऐसे कभी क्लास के सामने मैंने बोलता नहीं हूँ, लेकिन वहां पर मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है कि कम से कम इन बच्चों ने इतनी मेहनत की है, नाउ पता नहीं वो फील कर पाते हैं कि नहीं, बट आई एम फीलिंग दैट। तो ये मुझे बड़ा सही लगता है कि कैसे ये लोग डिस्ट्रैक्शंस वगैरह हटाते हैं, और कॉलेज में ऐसा नहीं कि बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अभी जैसे हमारा एक इवेंट ही हुआ था सर, 26 जनवरी वाला इवेंट था, उसमें भी आपने देखा होगा कि कॉलेज के स्टूडेंट्स ने कितने बढ़िया तरीके से पार्टिसिपेट किया था। तो हाउ दे आर मैनेजिंग देमसेल्व्स, वो तो काबिले तारीफ रहता है सर। तो वही है, सभी बच्चों को मेरे हिसाब से तो ऐसे ही फेस करना चाहिए। राइट 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 सर, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन ये है सर कि करंट अफेयर्स को डेली ट्रैक करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? क्या कोई क्यूरेटेड नोट्स या फोकस्ड कंटेंट प्रोग्राम अवेलेबल है जो इसमें हेल्प कर सकता है इनकी? तो सर जो है करंट अफेयर, देखिए जो आइडियल, एक तो आइडियल व्यू है कि आइडियली आपको ऐसा करना चाहिए कि आप डेली जो है न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसके नोट्स बना रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज नोट्स बना रहे हैं, टॉपिक वाइज मतलब जीएस पेपर वाइज अगर आप बांट सकते हैं तो दैट इज मच बेटर। बट हाँ, जैसे भी आप बनाना चाहें, कम से कम एक अपने हिसाब से आप उसके डेली बेसिस पे नोट्स बना रहे हैं। बट क्या ये बहुत प्रैक्टिकल मेथड है? क्या जो भी सेलेक्ट हो रहा है ये फॉलो करता है? सर ऐसा कुछ सैक्रोसैंक्ट मैंने नहीं देखा। बिल्कुल नहीं। कुछ लोग इसे फॉलो करते हैं, कुछ लोग इसे फॉलो नहीं करते। जो नहीं फॉलो करते फिर वो कुछ अपना एक जो है एक मेथड डिवाइस करते हैं। अब उसका जो अगर देखा जाए कि कैसे किया जा सकता है, तो देन देयर आर मल्टीपल मेथड्स। आप वीकली करंट अफेयर करना चाहो
तो देन वीकली आपकी क्लासेस होती है, जैसे आई थिंक प्रारंभ में भी जो है बिल्कुल वीकली सर। करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समय बहुत लिमिटेड है। इन दी एंड सारा टाइम का गेम है। अगर आपके दिन में 100 घंटे होते तो आप डेली 10 घंटे आप करंट अफेयर पे इन्वेस्ट कर लेते। 24 घंटे में आपको कॉलेज भी करना है, करंट अफेयर भी करना है, जीएस की क्लासेस भी करनी है, प्रैक्टिस भी करना है। तो ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा बॉम्बार्डिंग है कि करंट अफेयर पे एक लिमिट से ज़्यादा आप टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल तो सर। कहीं न कहीं उसका एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। मेबी इन थर्ड अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट कोई अगर जा रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में लेट्स से नहीं क्रैक हो रहा है, तो इतना समय है कि वो सारा रिसर्च कर सकता है। बट नॉट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है मुझे ऐसा लगता है कि आपका वीकली करंट अफेयर कंपाइलेशन या वीकली क्लासेस बहुत हेल्पफुल होती हैं। मंथली करंट अफेयर कंपाइलेशन आपको मिल रहा है, जैसे अपनी मैगजीन भी है बिल्कुल सर। मंथन। तो मंथन इज अमेजिंग, मतलब वो जो हमारी जो टीम ने जो क्रिएट किया है, दीज आर लाइक अमेजिंग जो है, यू कैन से एक्सपर्ट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। और अपने पास हर हर टॉपिक का एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक टीम है। एक बिल्कुल टीम सर। है जो पॉलिटी पे काम कर रही है, एक टीम है जो हिस्ट्री पे काम कर रही है, कल्चर पे काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो ये एक्सपर्टीज है वो बहुत टाइम सेव कर लेती है बच्चों की, कि आप फिगर आउट करोगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बट क्या वो यूपीएससी के लिए रेलिवेंट है ना? क्या वो पूछा जा सकता है? क्या वो प्रीलिम्स में आ सकता है, मेंस में आ सकता है? तो ये जो एक्सपर्टीज है वो कहीं ना कहीं हेल्प करती है टाइम सेव करने में, कि ठीक है पूरा मंथ का जो करंट अफेयर आपका यूपीएससी में आ सकता है वो इसमें है, आप इसको पढ़ लीजिए। मे बी यू कैन डिवोट संडेज, की संडेज को 3 घंटे हम मैगजीन ही पढ़ेंगे, मंथली मैगजीन पढ़ेंगे, और हर महीने अपनी मैगजीन खत्म करते चलिए, उसी को बार बिल्कुल। बार रिवाइज करते चलिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें करंट अफेयर को एक सब्जेक्ट की तरह डील करना चाहिए। ऐसा एवरग्रीन कंटेंट की तरह जो है ट्रीट नहीं करना चाहिए कि रोज का पेपर आ रहा है कवर टू कवर पढ़ना है, बिल्कुल वो सर। नहीं करना चाहिए। बिल्कुल है सर। जैसा आपने बोला सर, सेम थॉट मेरा भी रहता है कि करंट अफेयर्स, जैसे मैं हमेशा से ऐसा देखता हूँ सर कि एक सब्जेक्ट है आपका। हम्म, करंट अफेयर अगर एक सब्जेक्ट है तो आप एक सब्जेक्ट को कितना टाइम दे सकते हैं? मैं बोलता हूँ, मान लीजिए आपने बहुत बड़ा सब्जेक्ट उठाया यूपीएससी में, ज्योग्राफी हम्म, इज अ बिग सब्जेक्ट, हम्म, पॉलिटी कैन बी कंसिडर्ड अ बिग सब्जेक्ट, हम्म, हिस्ट्री डेफिनेटली बहुत वास्ट है। हम्म। तो अगर आप ऐसे हिस्ट्री या ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स को आप उठाते हैं, कितना घंटे पढ़ते होंगे? मुझे लगता है 150 घंटे, 200 घंटे पढ़ते राइट, होंगे। इससे ज्यादा इससे नहीं, ज़्यादा क्या ही पढ़ेगा इससे कोई ज्यादा इंसान? नहीं पढ़ते। करंट अफेयर्स को अगर आप ऐसा मान के चल रहे हैं कि ना मुझे 2 साल तैयारी करनी है और मैं रेगुलर बेसिस पर 1 घंटे तो दूंगा, हम्म, तो इट सीम्स लाइक कि 700-800 घंटे तो 700-800 आप घंटे, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, एग्जैक्टली। व्हिच इज नॉट एट ऑल फ्रूटफुल फॉर यू। करेक्ट। तो मतलब ऐसा हमेशा मैंने देखा है कि टाइम इज लिमिटेड, हम्म, बट यू हैव टू मैनेज। हम्म, उस लिमिटेड टाइम में आप कैसे मैनेज करते हैं? अब इसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आपने भी पॉइंट आउट किया कि इफ यू आर नॉट एट ऑल एबल टू रीड द न्यूज़पेपर, तो बहुत सारे सेक्शंस में हमने भी देखा है कि हमारे प्रोग्राम्स के अंदर तो वीकली आपने बता ही दिया, इसके अलावा भी हमारे यूट्यूब सोर्सेज पर बहुत सारे डेली बेसिस पर हम करंट अफेयर्स राइट को राइट राइट कवर राइट कराते हैं। राइट, आप उनको देख सकते हैं, इनफैक्ट आप 1.5 की स्पीड पर देख सकते हैं। एग्जैक्टली। थोड़ा सा टाइम सेव करिए। मतलब मुझे क्या हम्म, लगता है सर कि करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है हम्म, जिसको कि आपको डेली आधे घंटे 40 मिनट इतना देना है। इतना ही देना है। इसके बियॉन्ड अगर आप दे रहे हैं मीन्स यू आर कमिटिंग समथिंग रॉन्ग। और हम्म, स्पेशली ये तब होता है बच्चों के साथ व्हेन दे स्टार्ट मेकिंग नोट्स आउट ऑफ इट। हम्म, मैं हमेशा उनको यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम्म, यू आर नॉट द एक्सपर्ट ऑफ दिस, अभी तो हम्म, आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू की है। शुरू करिए। यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज और आइडेंटिफाई कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा एग्जैक्टली, नहीं है। एग्जैक्टली। जब आपके लिए ये कोई इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर जैसे आपने बताया कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, वो इसको ऑलरेडी कर रहे हैं और हम्म, अभी से नहीं कर रहे हैं, दे हैव ऑलरेडी क्लियर्ड देयर एग्जाम्स एग्जैक्टली। और दे हैव रिटन मेंस सेवरल हम्म, टाइम्स, उनका एक फ्लेवर बन चुका है यूपीएससी का, राइट डिमांड उनको राइट पता है। वो राइट, उस सब्जेक्ट को उठा के पढ़ेंगे या फिर वो नोट्स बनाएंगे तो वो आपसे कहीं ज्यादा बेहतर बना लेंगे। एग्जैक्टली। देन व्हाई टू वेस्ट योर एफर्ट? राइट, आप वो एफर्ट वही करना स्मार्ट चाहते वर्क हो, है बिल्कुल। एक्चुअली। तो ऐसे ही स्मार्ट वर्क के साथ ऐसी कंपाइलेशंस ढूंढनी चाहिए जो कि आपके फ्लेवर से मैच हो जाए, मैच हो जाए। और जस्ट पिक इट अप एंड रीड दैट, राइट। बिना दिमाग में लाए कि करंट अफेयर का बर्डन है, कैसे कंप्लीट होगा, क्या होगा। जस्ट रिलाई ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक और मैटर, आप उसी से पूरा का पूरा एग्जाम क्लियर कर सकते हो। और एग्जैक्टली। सर हमने देखा ही है क्वेश्चंस को, आप इनफैक्ट साल भर न्यूज़पेपर पढ़ भी लोगे तब भी सब इट इज वेरी डिफिकल्ट एग्जैक्टली। टू से कि मेरे को हर करंट अफेयर का आंसर आएगा, हाँ हाँ, है ना? वो छूटेगा ही छूटेगा। छूटेगा ही एंड छूटेगा। you cannot run behind that 2 or 3 questions which you are not at all able to Right. solve inside the examination hall। वो मैटर ही नहीं करता, और 2-3 मुझे नहीं लगता है ना आते सर, हैं। ज्यादा प्रॉब्लम फोमो की है, कि हाँ, जब बच्चा पेपर छोड़ देता है या पूरा पेपर बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। पढ़ता है तो उसे लगता है कि कुछ ऐसा छूट गया जो कि पूछा जाएगा और गया। हाँ, तो अगर कोई इतना बारीक कुछ पूछा जा रहा है जो आपसे इन मैगजीन्स में कवर नहीं हो रहा है, वीकली करंट अफेयर्स में कवर नहीं हो रहा है, इन दैट केस आप ये समझिए कि वो क्वेश्चन कट ऑफ भी डिसाइड नहीं करेगा। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल उसकी ऐसा। चिंता करनी भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपको दुनिया का एक्सपर्ट बनना है, आपको हम्म, खाली वो 6 लाख लोगों को बीट करना है।
तो उस हिसाब से आपको खाली उतना ही पढ़ना है जितना ज़रूरत है। ऐसा कोई करंट अफेयर एक्सपर्ट आपको दुनिया का नहीं बनना है। बिल्कुल सर। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन सर। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अगर मेंटोरशिप और गाइडेंस चाहिए हो तो स्टूडेंट्स को कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? ओके। मेंटोरशिप और गाइडेंस, इसी से रिलेटेड एक ये भी है क्वेश्चन, सेम टू सेम टॉपिक पर है कि यूपीएससी की जर्नी में मेंटर का कितना रोल होता है, क्या सेल्फ स्टडी इनफ होता है, और मेंटोरशिप और गाइडेंस चाहिए तो स्टूडेंट्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? ओके। तो सर मेरा मानना है कि जो है गुरु की ज़रूरत तो भगवान बुद्ध को ही पड़ी थी। कि जब घर छोड़ा था उन्होंने, तो उन्होंने भी 2 गुरु जो हम जानते हैं कि कम से कम 2 गुरुओं के अंदर जो है उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं सेल्फ स्टडी करूँगा, और फिर जो है वो सेल्फ स्टडी करने लग गए। बट जो है अगेन आई थिंक ये थोड़ा-सा पर्सनल है कि अगर आप खुद ट्रैक पे रहते हो, आप डीमोटिवेट नहीं होते हो, आपको पता है एग्ज़ैक्टली क्या-क्या चीज़ें करनी है, डिसिप्लिन्ड हो, क्लासेस मिस नहीं करते हो, आपको कोई ऐसा जो है सपोर्ट नहीं फ़ील होता है कि हाँ, मुझे कोई सपोर्ट चाहिए, राइट? देन इट्स फाइन। आप बिना गुरु, बिना मेंटर, बिना कोच के भी कर सकते हो। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जो है एक बिना जब तक कोच नहीं होगा, जब तक मेंटर नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। लेकिन हाँ, मेंटर, कोच, जैसे सर मैंने एक बार जिम जॉइन किया था, तो जिम वैसे मैंने कई बार जॉइन किया, बट हाँ, वो तो वो तो एवरग्रीन चीज़ है, जो चलता रहता है। सभी के साथ होता है। सभी के साथ होता है। तो वो साल में एक बार होता है कि हाँ, जो है आपने किया, फिर कुछ टाइम करते रहे और फिर छूट गया। तो एक बार मैंने जिम जॉइन किया था जब मैंने कोच हायर किया कि जो है एक ना पर्सनल कोच रख के देखते हैं। जेब से पैसे लगा के देखते हैं कि ये भी ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि अपने हिसाब से ना क्या मैं हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, क्या मैं एक्सरसाइज एक्सपर्ट हूँ, नहीं, इतना तो मुझे जानकारी नहीं है। मुझे तो सिर्फ ये पता है कि हाँ, जो है ऐसे-ऐसे कुछ वेट्स कर लो या रनिंग कर लो, तो कुछ जो है बेसिक आइडियाज़ थे मुझे। बट जब मैंने कोच किया ना, तो वो मुझे पकड़ के दौड़ाता था कि अब यहाँ से यहाँ, नहीं एक बार और, तो वो पुश करता था। तो वो जो मैंने 1 मंथ का, 2 मंथ का जो मैंने जो है अपने ऊपर इफेक्ट देखा, मैंने देखा इतना तो मैं 3-4 महीने का लेता था, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मतलब एकदम से जो वेट लॉस किया और जो स्ट्रेंथ मैंने फ़ील करी, मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस कोच का काफ़ी बड़ा योगदान रहा उसमें। तो कोच कहीं न ना एक एक्सपर्ट होता है, जिसने जर्नी पूरी करी हुई है, देखी हुई है, हो सकता है उसने इंटरव्यू दिया हुआ है, मेल्स दिया हुआ है मल्टीपल टाइम्स, तो एटलीस्ट वो आपको दिखा सकता है, टॉर्च दिखा सकता है कि भाई इस साइड चलना है, तुम कहीं डेविएट हो रहे हो, गलत जा रहे हो, ये नहीं करना है। प्लस ड्यूरिंग द प्रिपरेशन हमारे पास बहुत सारे सवाल आते रहते हैं कि हाँ, ये वाला किताब भी पढ़ना है क्या? हिस्ट्री में हमने 4 किताबें, 5 किताबें सुनी हुई हैं कि हाँ, जो है बिपिन चंद्रा भी है, स्पेक्ट्रम भी है, एनसीईआरटीज़ भी हैं, एनसीईआरटी भी 3 तरह की है, तमिलनाडु एनसीईआरटी भी है, तो क्या हम सारा पढ़ डालें? तो कहीं न कहीं एक जब जो है गाइड होता है, कोच होता है, तो आपके ये जो रोज़मर्रा वाले सवाल होते हैं ना, वो आपको ट्रैक पे ले जाता है कि भाई ये सब नहीं करना है, या फिर जो भी करना है वो आपको क्लियर कर देता है। आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो जो भी पाथ है, ये पाथ है, इस पे चलना है। अदरवाइज़ हमेशा आप डाउट में रहते हो कि क्या मैं सही कर रहा हूँ? तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कोच और मेंटर का रोल तो है कि आपको हेल्प बहुत अच्छी मिल जाती है। बट क्या इसके बिना नहीं हो सकता है? मैं मानता हूँ कि बिल्कुल हो सकता है भाई, जो है ऐसा कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर होता है तो हेल्पफुल होता है। बिल्कुल सर। इसमें सर एक पॉइंट ऐड करूँगा मैं इसमें कि जैसे मैं ना बहुत बार देखता हूँ पढ़ाते हुए बच्चों को, आपने भी इसको फ़ील किया होगा कि बहुत बार स्टूडेंट्स ना बहुत सिली क्वेश्चंस पूछते हैं और मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि बेटा इसी सवाल को एक बार खुद से थोड़ा झाँक के देखो, क्या इसका आंसर निकल पाता है क्या? तो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स टोल्ड मी कि सर ये तो मिल गया मुझे, जवाब मिल गया सर, अब मुझे दूसरा जवाब बताओ। दूसरा सवाल उनका आ जाता है। तो मुझे क्या लगता है कि आज के दौर में जब सबको ये फील होता है कि मेंटोरशिप की तो कोई वैल्यू इस वे में नहीं है कि उनसे कुछ भी पूछ लो यार, क्या दिक्कत है। दे डू नॉट ट्राई टू इंडल्ज देमसेल्व्स इनटू एनी काइंड ऑफ एफर्ट। वो बस उनके मन में सवाल आया, उन्होंने पूछ लिया। तो मुझे लगता है कि मेंटोर्स का वो स्पेशल दर्जा है जिसको कि आप बचा के रखो अपने लिए। मैं अभी एक बुक पढ़ रहा था सर, तो उसमें एक राक्षस था। तो वो राक्षस शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उन्होंने एकदम से प्रार्थना वगैरह शुरू की, तो भगवान ने उसको एक वरदान दिया कि तुम्हारा महल जो है मैं आसमान में बना देता हूँ। तो आसमान में उसका महल तो बना दिया, लेकिन फिर भी ना वो हमेशा एक चीज मिस करता था। तो उसको एक बार मौका मिला वापस भूलोक आके, एक यज्ञ हो रहा था उसमें पार्टिसिपेट करने का। उस किताब में इतना बढ़िया उसको डिपिक्ट किया हुआ था कि उसको उतने ज्ञानी लोग ना कभी अपने बीच में मिले नहीं थे।
तो वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या पूछूं इनसे, जिससे कि ना मेरे जिंदगी का सवाल जो है वो पूरा हो जाए। तो उसकी डिफिकल्टी उसमें बताइए। तो मैं उसी चीज से रिलेट करता हूँ कि आज के लिए ना मेंटोरशिप बहुत ही इजीली अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर सर एक और भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने पूछा था कि मतलब आप कैसे सीख कर सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ था, मैं एग्जैक्टली पढ़ देता हूँ सर, कि हाँ, अगर मेंटोरशिप और गाइडेंस चाहिए तो स्टूडेंट्स को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज दे हैव टू प्रिपेयर विद अ गुड क्वेश्चन। they have to indulge themselves into the same kind of thought for which they are asking or seeking guidance. Right. अगर वो बिना सोचे समझे कुछ भी आते तो कैसे सवाल पूछते हैं, मैं बताता हूँ सर। मेरे से पूछते सर साइंस एंड टेक कैसे पढ़ना है। अरे साइंस एंड टेक कैसे पढ़ना है अगर मैं तुमको 2 मिनट में समझा पाता तो या तो तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो या फिर मैं तो कोई बहुत बड़ा गुरु हूँ जो कि मैं तुम्हें 2 मिनट में बता दे रहा हूँ। वो इतना वास्ट टॉपिक है, मैं तुमको 35-40 घंटे समझाऊंगा तब जाके तुमको समझ में आएगा कि देखो ये चीजें ऐसे ऐसे पढ़नी है। तो कभी भी मेंटोर से गाइडेंस लेते समय इतना ब्रॉडर क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। वर्क ऑन योरसेल्फ। कुछ चीजों को नेट से सर्च कर लो, आज तो इंटरनेट का जमाना है सर, कोई हर इंफॉर्मेशन मिली है, हर जगह मिल जाती है। थोड़ा सीख करो और डेप्थ में जाओ और फिर उसके बाद उनसे तगड़ा सवाल पूछो। मतलब ये सोच के आओ कि इस सवाल का जवाब तो मुझे तो नहीं मिल पाएगा। जब नहीं मिल पाएगा तो हमारे गुरु मेंटोर साक्षात हैं, इनकी राय लेते हैं। एग्जैक्टली तो बहुत बढ़िया कहा आपने, बहुत बिल्कुल। तो सर मुझे तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्टूडेंट्स को ना पेशेंस रखना चाहिए इस चीज में। स्पेशली सर शुरुआत की क्लास में जो आप कह रहे थे, बिल्कुल शुरुआत की क्लास में जिस तरह के सवाल आते हैं ना, मतलब मैं पहले आधे घंटे जो मुझे पता है कि हाँ ये सवाल तो आने हैं, ये तो अभी पूछेंगे कि हाँ जो है सर एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़नी है। तो मैं शुरू के ओरिएंटेशन सेशन में आधे घंटे में यही बात करता हूँ कि हाँ जो है जितने भी आपके पॉसिबल डाउट्स हैं, कौन सी किताब, कितने घंटे, नोट्स कैसे बनाने हैं, लिखना है कि नहीं लिखना है, राइट, ये सारी बातें मैं आधे घंटे 40 मिनट में वो यही करता हूँ कि हाँ बेसिक डाउट्स, एकदम पहले दिन वाले डाउट्स। लेकिन सर आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं कोर्स के एंड में होता हूँ ना तब भी कोई बच्चा आता है और पूछता है कि सर एनसीईआरटी पढ़नी है क्या। तो वही बात है, फिर मैं तो वही कहता हूँ कि आप शायद बीच में ज्वाइन किया आपने या फिर आपने बीच में क्लासेस मिस करी हैं, पहला आधा घंटा है ना वहाँ पे है ये सब। ये तो है सर दिक्कत। फिर अभी भी जैसे मुझे कई बार लगता है कि मैं एकदम मेहनत से सर बोर्ड पर ड्रॉ करके हर एक चीज बता रहा हूँ, बच्चे पूछेंगे सर इसको ड्रॉ भी करना है। मैं कहा यार इसको लिख ले। हाँ इसको लिख ले। मतलब इट इज नॉट लाइक कि आप सेकंड थर्ड में पढ़ रहे हो। एग्जैक्टली। ट्रीट योरसेल्फ लाइक अ ग्रेजुएट, कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो। ये सारी चीजों के इतने छोटे डिसीजंस आप खुद से ले सकते हो अपना भविष्य डिसाइड करने के लिए। मैं तो एक और सर सर नए पेज से लिखेंगे। ये तो अलग लेवल है, ये तो मुझे नहीं मिला था अभी। सर नए पेज से शुरू करना है क्या? कोई नहीं सर, मैंने एक अभी ना वीडियो बनाई थी सर इस पे। मैंने बोला था कि सर ये ना इनकी गलती नहीं है एक्चुअल में। बच्चों को बचपन से यही सिखाया गया है कि इफ यू हैव गुड हैंड राइटिंग तो तुमको वेरी गुड मिलेगा, टीचर से शाबाशी मिलेगी, तुम 10 जगह अपने परिवार वालों को दिखाओगे, चाचा चाची मामा मामी सबको दिखाओगे कि आज टीचर ने वेरी गुड दिया है। क्यों दिया है? अरे राइटिंग बहुत बढ़िया थी भाई। तो उनके दिमाग में ना ये एक सेट हो चुका है कि यार कुछ भी हो जाए, मुद्दा समझ में आता है नहीं आता है उससे मैटर नहीं है, अपना नोट्स प्यारा बनना चाहिए, जिससे मैं दोबारा पढ़ूं तो मजा ही आ जाए। और मैं बोलता हूँ यार जब तुम दोबारा पढ़ने जाओगे, जब तुमको कुछ आता ही नहीं है उसमें, तुमने तो सिर्फ रंगा है उसको, फिर तुम क्या रिवाइज करोगे? फिर बच्चे आते हैं कि सर मैंने तो 10 बार रिवाइज कर लिया लेकिन फिर भी सवाल नहीं सॉल्व हो रहा है। तो मतलब ये बेसिक सी चीजें हैं जो कि इनको थोड़ा सीख करना चाहिए, मुझे ऐसा ही लगता है। नाउ सर आई थिंक ये आखिरी क्वेश्चन ही होगा इस सेशन का। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है हमारे लिए कि सर एक और सवाल जो आई थिंक आप पहले कह रहे थे कि क्या कॉलेज के साथ जो है प्रिपेयर करना चाहिए, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। हाँ ये तो है सर, मतलब ये बहुत ही कॉमन डाउट है सर, मुझे लगता है कि कॉलेज के साथ तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल प्लेन एंड सॉर्टेड है और मैं हर बार इसको सिमिलर वे में ही आंसर करता हूँ, इस बार थोड़ा डिफरेंट ट्राई करता हूँ मैं, कि अगर आपको लाइफ ने 3 साल दिए हैं जिसमें कि आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, आप अपने इस एज में हैं जो आपके लिए बेस्ट एफिशिएंट हो सकता है। मुझे लगता है कि जो कॉलेज के बाद आप सीख करना स्टार्ट करते हैं उसमें आप अपने लाइफ का ऑलरेडी 3-4 साल गवा चुके होते हैं और उसका बहुत बड़ा बर्डन, एक बैगेज आपके साथ चलता है और वो ना सर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग होता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि मैंने यार 3 साल 4 साल कॉलेज में ना ऐसे ही बिता दिए।
वो मस्ती करते टाइम तो नहीं रियलाइज होता है, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू थिंक कि यार नुकसान कर दिया मैंने। मतलब अगर कोई आपसे पूछेगा उस टाइम पर ना कि जिंदगी में सबसे बड़ी गलती क्या की, तो बोलेगा यार कॉलेज में कुछ कर नहीं पाया मैं अलग से। तो मुझे लगता है कि उस टाइम पर पछताने से अच्छा है कि आपको जो भी करना है, इट इज नॉट अबाउट सिविल सर्विस प्रिपरेशन, आपको जिंदगी में जो कुछ भी अचीव करना है, आप ग्रेजुएशन लेवल पर इतने इनफ ब्रेनफुल हो सकते हैं, हो जाते हैं इनफैक्ट, कि आप डिसाइड कर पाए कि आपको जिंदगी में क्या करना है, एंड यू स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट। मैंने उसमें अभी एक ऐसी जगह पढ़ रहा था मैं, तो उसमें एक बहुत ही बढ़िया लाइन लिखी थी सर कि इफ यू आर ड्रीमिंग ऑफ समथिंग मीन्स स्टार्ट राइटिंग समथिंग, स्टार्ट राइटिंग फॉर इट। जब आप उसको लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपका ना एक प्लान डेवलप होने लगता है, एंड व्हेन दैट प्लान कम्स इनटू एक्शन द ड्रीम्स बिकम द रियलिटी। तो ये प्रोसेस में जाने के लिए ना सोचना पड़ता है, और ये हम जितनी जल्दी सोच लेंगे हम उतना तेजी से अपने ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कॉलेज के टाइम से स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है कि वैसे तो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम मिलता है अपना कॉलेज के अलावा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर 2-3 घंटे भी मिलते हैं ना तो यू कैन डिसाइड एंड यू कैन स्टार्ट। एग्जैक्टली। और इसके लिए अभी तो हम लोग प्रारंभ बैच की बात कर ही रहे थे, तो प्रारंभ बैच कैन बी द बेस्ट सोर्स, जहां पर आपको कॉलेज टाइम्स के बाद आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं कि लेक्चर्स मिल रहे हैं, आपको डेली बेसिस पर आंसर राइटिंग मिल रही है, आपके क्लास नोट्स मिल जा रहे हैं, मेंटोरशिप मिल जा रही है, मतलब एनीथिंग दैट यू नीड फॉर दिस प्रिपरेशन इज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दिस कोर्स प्रारंभ। तो इसीलिए सर इसमें ना मतलब कुछ भी छूटा नहीं है, और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यू डू नॉट हैव टू डिवोट मच टाइम। जैसे कभी कभी हम लोग ना 1 साल का कोर्स ज्वाइन करते हैं, उसमें आपको भी पता है सर कि 1200-1500 घंटे अगर हमें मिलते हैं पढ़ने के लिए, तो उसमें सब्जेक्ट्स उतने तेजी से कवर होते हैं कि आप अगर उसमें आधे घंटे 1 घंटे भी लूज होते हो, अपना पेशेंस लूज किया, अपने फोकस लूज किया, तो वो पता नहीं किस डायमेंशन में चला जाएगा, फिर आपको कुछ नहीं समझ में आने का। प्रारंभ में ये खासियत इनको मिलता है कि ये थोड़ा सा ना रिलैक्स्ड होके सोच सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ ये टॉपिक पढ़ लिया, अब और कुछ कर लेते हैं। तो इनको मेरे हिसाब से तो सर यही कॉलेज के टाइम से करना चाहिए। मतलब अब वो जमाना नहीं रहा। मैं तो बहुत सारे ना स्कूल प्रोग्राम्स देखता हूँ सर, यूएस के देखता हूँ मैं, जापान के देखता हूँ, चाइना के देखता हूँ, और मैं सच में बहुत ही चौंक जाता हूँ जब मैं उनके स्कूल एजेस के एक्टिविटीज को देखता हूँ कि हाउ दे इंडल्ज देमसेल्व्स। ये स्कूल 8 to 2 नहीं है, 5 घंटे या 6 घंटे का स्कूल ही नहीं है, उनका फुल डे स्कूल है, और उसमें ही उनको सोने का भी टाइम थोड़ा मिल जाता है, उसमें उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करना है, उनको कोई एक्टिविटीज में भी अलग से देखना है, कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं, कुछ पढ़ना भी है। तो उस एज में अगर स्टूडेंट इतना कुछ सीख सकता है तो सेम गोज विद द कॉलेज स्टूडेंट एज वेल, कि अभी आप बहुत यंग हैं, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं लाइफ में, डोंट वेस्ट इट। एग्जैक्टली। और सर एक और चीज़ जो यहीं पे जो है मौका है डिस्कस कर सकते हैं कि जो कॉलेज से जो बच्चा अभी निकल रहा है, कहीं ना कहीं ये भी रियलाइज़ किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है कि दे आर नॉट इंडस्ट्री रेडी। बिल्कुल कि जो है कॉलेज में आपने जो मैक्सिमम टाइम था आपने मौज मस्ती में निकाल दिया, आपने कॉलेज की पढ़ाई ठीक से नहीं करी, एंड देन यू आर फाइटिंग। तो वो फाइट कॉलेज के बाहर आके नहीं करनी चाहिए, वो कॉलेज के पहले साल से कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। अब वो जो भी पाथ है, यूपीएससी पाथ है, आपको कैट करना है, आपको जुडिशरी करना है, जो भी आपको करना है, या फिर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, कोई स्टार्टअप करना है, जो भी आपको करना है, दिस इज द जो है पॉइंट है ना। बिल्कुल सही कहा आपने कि यू नीड टू फिगर इट आउट। कि कॉलेज में भी अगर फिगर आउट नहीं कर पाए तो फिर आगे का रास्ता टफ होने वाला है। बिल्कुल। और जो भी पाथ आप चूज कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी अगर आप चूज कर रहे हैं, या लेट से कोई और पाथ आप चूज कर रहे हैं, तो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट डे बाय डे। वो धीरे धीरे करके आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप इन 3 सालों में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आप जल्दी जग गए, स्पेशली अगर मैं यूपीएससी की बात करूं, अगर आप जल्दी जग गए और लेट से कॉलेज में कोई आपको एक सब्जेक्ट मिल जाता है जो आप अपना ऑप्शनली बना सकते हो, अरे वाह, नथिंग लाइक इट, सोने पे सुहागा, कि आपका कॉलेज का भी सॉर्टेड है, वहां भी आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, वो भी साइड बाय साइड प्रिपेयर हो रहा है, खत्म हो रहा है, और आपका एक ऑप्शन भी अच्छा प्रिपेयर होता जा रहा है। साथ में आपने जीएस अपना कवर कर लिया, 3 साल है आपके पास या 4 साल है आपके पास, उसके साथ ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया एंड यू आर सॉर्टेड। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जो है सेलेक्ट हो गए। इनफैक्ट जो आप स्टोरी सुनते हो कि हाँ कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुआ है, जैसे लेट से अक्षत जैन सेलेक्ट हुए थे, रैंक 2 थे, आईआईटी गुवाहाटी से हैं वो। बिल्कुल सर। तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो सेलेक्ट होते हैं, वो ऐसा नहीं होता है कि हाँ कॉलेज से निकले और फिर उन्होंने तैयारी शुरू करी। मोस्ट ऑफ द केसेस आई हैव सीन कि वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे,
तब कहीं वो दिखता है कि हाँ वो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है सेलेक्ट हो रहा है। वो तो फर्स्ट अटेम्प्ट 1 साल का टाइम नहीं होता, वो वो 3-4 1 साल साल होता है। एग्जैक्टली हमें दिखता है 1 साल वो है। हमें दिखता है 1 साल है कि पहला अटेम्प्ट था, बट उसके पीछे तैयारी अच्छी खासी है, वो लंबा ड्यूरेशन है। तो कहीं ना कहीं पहले जग जाने का फायदा तब है जब आप उसके ऊपर एक्ट करें, आप बिल्कुल। उसके साथ साथ तैयारी करें, मेहनत करें, तो बात बन सकती है। सर इसी के साथ-साथ ना मुझे एक और अभी बात याद आ गई, अभी मैं टीम से पीछे डिस्कस ही कर रहा था, तो उन्होंने भी मुझे थोड़ा-सा बातचीत में ऐसे ही पता चला कि हमारे पास ऐसे भी कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन सीख कर रहे हैं। तो उनके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी ये है कि वो अपना ग्रेजुएशन का जो स्टार्टिंग है, वो अगर कन्फ्यूज़्ड हैं कि कौन से स्ट्रीम में जाना चाहिए, तो उनके लिए बेहतर ऑप्शन है कि हमने जो अपना कोर्स डिज़ाइन किया है ग्रेजुएशन का, उसमें हमने यूपीएससी से ओरिएंटेड सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया है। यूपीएससी अपने आप में बहुत ही 360 डिग्री नॉलेज देती ही है, सारे सब्जेक्ट्स मोर और लेस कवर्ड रहते हैं। तो जो ये डायलेमा होता है ना कभी-कभी कि हमें कॉलेज प्रिपरेशन में ध्यान देना है ज़्यादा, यूपीएससी प्रिपरेशन में ध्यान देना है ज़्यादा और सब्जेक्ट्स जो है वो मैच नहीं करते हैं। तो ये डायलेमा से बच्चे अपने आप को बचा सकते हैं कि वो आराम से ग्रेजुएशन की डिग्री भी ले सकते हैं। एट द सेम टाइम व्हाट दे आर स्टडीइंग इज़ एक्चुअली अंडर द डोमेन ऑफ यूपीएससी। तो इसीलिए वो यूपीएससी की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने कॉलेज की डिग्री लेने के साथ-साथ। तो ये डायलेमा उनके मन से काफ़ी हद तक निकल जाता है। तो ये उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि वो कॉलेज प्रोग्राम के साथ ऐसे यूपीएससी प्रिपरेशन को भी कैरी आउट कर सकते हैं। गॉट इट। तो मतलब उसमें वो बच्चा जो है डेफिनेटली इंटरेस्टेड होगा जिसे क्लैरिटी है कि हमें यूपीएससी ही करना बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ये तो काफ़ी बढ़िया प्रोग्राम है, मतलब मुझे लग रहा है कि अगर हमारे टाइम में ऐसा होता और हमें क्लैरिटी होती कि हाँ हमें यूपीएससी ही करना है, बिल्कुल तो सर। शायद ये पाथ जो है कहीं न कहीं टाइम बहुत बचा लेता। बिल्कुल सर। जो हम परेशान होते कि कहीं जो है कोचिंग भी जाना है और कॉलेज भी अटेंड करना है, तो दोनों चीज़ें अगर इंटीग्रेट हो रही हैं तो आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और सबसे बढ़िया सर फिर हम दोनों एक ही कॉलेज में मिलते। ट्रू सर ट्रू, साथ में मुलाकात होती, साथ ही पढ़ाई करते। बिल्कुल। तो सर बढ़िया लगा, मुझे लगता है कि हमने सारे ही डाउट्स स्टूडेंट्स के क्लियर कर लिए जी हैं सर। और आज का सेशन मुझे तो काफ़ी फ्रूटफुल लगा। हम्म। आपने भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस बच्चों के साथ शेयर किए। आई होप कि इनको पसंद आया होगा, थोड़ा सीखा होगा और अपनी गलतियों को दोहराने की कोशिश अब तो ये नहीं करेंगे। ट्रू। तो सर आई थिंक इसको हम यहीं पे वाइंड अप कर सकते हैं। चलिए थैंक्स लॉट सर, जो है बहुत ही बढ़िया डिस्कशन था और आई एम वेरी श्योर कि बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा बच्चों के लिए। बिल्कुल और सर। बाकी आप जो है ऑलरेडी प्रारंभ में पढ़ा भी रहे हैं, तो आपका तो गाइडेंस मिलता ही रहता है बच्चों को। बिल्कुल, तो बिल्कुल इससे अच्छी सर। बात तो कुछ और हो ही नहीं सकती सर। थैंक यू सर। तो बस इतना ही था आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू।